हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉल करके पूछते रहते हैं कि नए स्टूडेंट लोको पायलट कैसे बने, इसके लिए कुछ गाइड कीजिए। तो यह एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें कि बिल्कुल बेसिक जानकारी देंगे आप लोगों को लोको पायलट बनने के लिए, और बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे जो हमारे एक्सपीरियंस में है। देखिए, तो ये जो वीडियो होगा वो 10th लेवल से नीचे का स्टूडेंट के लिए होगा और 10th लेवल से ऊपर के स्टूडेंट के लिए होगा। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, मेडिकल क्राइटेरिया क्या होगा, एज क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, इसके अलावा आपका टेक्निकल में कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसकी वैकेंसी कब आती है, इसकी फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस होता है, इसका ड्यूटी वगैरह क्या होती है, सारी चीज़ की जानकारी लेंगे इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में। तो सबसे पहले जानिए कि जो स्टूडेंट क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 10th से नीचे हैं, वो हमारे वीडियो को सर्च करके आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लोको पायलट बनने के लिए आपका कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है। कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है, 12 पास होना ज़रूरी नहीं है। 10th के बाद आप कोई भी एक टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन कर लीजिए। 10th के बाद आप ITI कर सकते हैं या फिर ITI के जगह पे डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट, ये हो गया 10th वाले स्टूडेंट के लिए। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा कि हम 10th कर लें और बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा मतलब 12 भी कर लें, ठीक है ना। तो देखिए, वैसे लोको पायलट बनने के लिए तो क्लास 10th ही काफ़ी है, लेकिन जो स्टूडेंट क्लास 12 कर लेगा तो क्लास 12 के बाद भी आप ITI कर सकते हैं। इसके बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, और क्लास 12 के बाद डिप्लोमा के अलावा एक और कोर्स होती है जो कि बीटेक होती है। बीटेक, तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। तो बीटेक करने के बाद भी आप लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे। अब देखिए, अब स्टूडेंट के मन में होगा कि टेक्नीशियन भी कैसे बना जाए। तो देखिए, टेक्नीशियन बनने के लिए जो पेपर आपको लोको पायलट में देना है, बिल्कुल सेम वही पेपर, कॉमन पेपर होता है, वही आपको टेक्नीशियन में भी देना है। तो इसलिए दोनों फॉर्म में अप्लाई करना है। अगर आप ITI कर लिए तो दोनों फॉर्म में अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, यही आपका बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि क्लास 10th तो होना ही चाहिए। अगर क्लास 10th नहीं है तो क्लास 12 भी चलेगा, और कम से कम क्लास 10th चाहिए। ठीक है, 12 कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए। रेलवे आपसे बोल नहीं रहे कि आप करके ही आएंगे, आपकी मर्जी, आप कर लीजिए तब भी ठीक, रेलवे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस क्लास 10th पास होना चाहिए। इसके बाद कोई भी एक टेक्निकल चाहिए, 10th प्लस ITI फिर डिप्लोमा। समझ में आ गई बिल्कुल। चलिए, अब आगे देखिए क्या होगा। एज देखिए, भारत में आपको नौकरी करने के लिए कम से कम तो 18 साल का उम्र चाहिए। ठीक है, कम से कम चाहिए 18 साल, और 18 साल के अलावा लास्ट उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल से लेकर के 30 साल। ये हो गया जनरल स्टूडेंट के लिए। और हमारे भारतीय संविधान में एक व्यवस्था किया गया है जो कि OBC को 3 साल की मिलती है छूट। 3 साल की छूट मिलती है किसको, OBC को। तो OBC का कितना हो गया, जो स्टूडेंट OBC में आते हैं उन लोग का हो गया कितना, 18 से लेकर के 33 साल, 33 ईयर। अब देखिए, जो SC ST स्टूडेंट है उसके लिए 5 वर्ष का छूट है, SC और ST। ठीक है, तो उसके लिए 5 साल की छूट है। तो 18 से 30 हो गया जनरल, 18 से 33 हो गया OBC, और 18 से 35 हो गया SC ST। इसके अलावा जो छूट मिलती है इसमें तो मतलब दिव्यांग कोटा अलाउ नहीं है, डिसेबल कोटा अलाउ नहीं है। इसमें एक एक्स आर्मी मैन के लिए भी उसमें ही 12 साल की छूट मिलती है। तो वो वैकेंसी आने पे थोड़ी चेंज भी हो सकती है, 10 साल देता है या 12 साल देता है, तो वो बाद की बात है। ये हो गया आपका एजुकेशन, ये हो गया आपका क्या, एज। अब देखिए आगे कि मेडिकल। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होता है कि मेडिकल क्या होनी चाहिए। मेडिकल क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो सबसे मेडिकल में जो लोको पायलट के मेडिकल में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आँख। आँख की जब आपकी टेस्टिंग होती है तो वहाँ पे पहली शर्त ये है कि आपका जब भी वहाँ पे टेस्ट होगा तो बिना चश्मा का होगा। चश्मा जैसे ही हुआ
आपको उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चश्मा अलाउड नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने तो बहुत सारे लोको पायलटों को देखा है कि वो चश्मा लगा के ट्रेन चलाते हैं। तो देखिए, जब आपकी एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है, आपकी जब एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है, तो जब आपके पास जब पहली बार जाते हैं आप मेडिकल टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग में चश्मा नहीं चाहिए। अब ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उसके 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 5 साल के बाद आपकी आँख हो जाती है ख़राब, तो आपको ड्यूटी से नहीं हटाएगा। वो रेलवे के खुद का हॉस्पिटल होता है, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको चश्मा मिल जाएगा या फिर आँख का जो भी इलाज होगा वहाँ से इलाज होगा। मतलब एक बार ज्वाइन हो गए, उसके बाद आपकी आँख ख़राब ही क्यों ना हो जाए, तब भी आपको रखेगा, चश्मा लगा के आप ट्रेन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउट क्लियर। अब देखिए, आँख में देखिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली होती है, और आँख में ही लगभग जो 80% स्टूडेंट जो मेडिकल में छँटते हैं वो आँख की वजह से ही छँटते हैं। अब देखिए, एक आँख में जो एक होती है 6/6 टेस्ट होती है, 6/6। जैसे आपका वहाँ पर आँख का जो टेस्ट होता है, तो सबसे पहले तो 6/6 का मतलब समझिए। इसमें एक 6 का मतलब हुआ 6 मीटर, यानी 6 मीटर। एक कमरे की चौड़ाई लगभग 6 मीटर होती है। और 6 mm देखिए कितना होता है। देखिए, यह स्केल है, एक टेप स्केल है, यहाँ से यहाँ तक में 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में होती है 10 मिलीमीटर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे छोटी जो लाइन है ना, यहाँ पे आधा पे 5, वो हुआ 5 पॉइंट, उसका एक 6 पॉइंट, यानी कि इतना छोटा जो अक्षर है वो आपको 6 मीटर की दूरी से दिख जाना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, हम आपको ड्रॉ कर बता देते हैं। इस तरह का सी लिखा जाता है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा तो इस तरह से सी रहता लिखा हुआ, और वही आपको सी बताना है कि किधर घुमा हुआ है, दाहिना है घुमा हुआ, या बायां है, या ऊपर है, या फिर नीचे है, या फिर बंद है। यही होता है 6/6 में। उसमें आपका एक आंख को बंद कर दिया जाता है और दूसरे आंख से बोला जाता है कि बताओ इसका जो सी जो है उसका मुख किस तरफ खुला हुआ है। इसी को कहा था 6/6 टेस्ट। ठीक है, एक आंख से पहले टेस्ट हो गया, फिर दूसरे आंख से पहले टेस्ट हो गया। अब देखिए, किसी को आपने सुना हो कि 6/9 है उसका आंख, इसका मतलब क्या हुआ, एक अंक तो उसका 6/6 है लेकिन दूसरा अंक उसका 6/9 है, तब भी उसको छांट दिया जाएगा। दोनों आंख बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। तो ये हो गया आपका 6/6 टेस्ट। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। अब देखिए, 6/6 टेस्ट हो गया। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो होती है, भारत में लगभग 6% के आसपास, भारत में लगभग 6% स्टूडेंट को, या भारत के लोगों में 6% लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। किसी को हल्की होती है, किसी को ज़्यादा होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है वो हल्की भी नहीं हो, मतलब कि हल्की भी नहीं चलेगा, मतलब मीडियम चलेगा, लेकिन वहाँ पे जो आपको टेस्ट कराया जाएगा उस टेस्ट में आपको पास करना होगा। अब देखिए, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बहुत सारा डाउट अब क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। तो कलर ब्लाइंडनेस की जो टेस्ट होती है, तो उसमें मतलब कि कलर का कॉम्बिनेशन करके और आपको 6 से 8 मतलब कोई नंबर आपको दिखाया था कि बताओ उसमें क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ या 35 लिखा हुआ या 50 लिखा हुआ है। तो जिसका आंख सही होता है 100% वो तो देख के पढ़ लेता है, और जिसका आंख में थोड़ी दिक्कत होती है उसको वो दिख नहीं पाता है। तो वही होती है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका जेनेटिक है, आपके पूर्वज से आया है, आप में आपके पिताजी में से आया है, पिताजी को उनके दादाजी से, या उनके दादाजी को उनके दादाजी से। ये हज़ारों सालों का क्रम है जो कि कलर ब्लाइंडनेस एक प्रॉब्लम निकल के आती है। वो ज़्यादा है नहीं, रियल लाइफ में आपको सब कुछ दिखेगा, लाल हरा पीला सब कुछ दिखेगा, लेकिन आपको वहाँ टेस्ट में अगर आपके पास प्रॉब्लम होगी तो आपको छट जाएगा। अब आप अपने मन में ये डाउट मत उठा लीजिए कि मेरे पास कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो गूगल में निकालते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट दिखाओ, या फिर यूट्यूब में दिखाते कि बताओ कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का वीडियो दिखाओ। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट यूट्यूब वीडियो में या फिर मोबाइल के पिक्चर में या फिर गूगल फोटो में देख करके 100% कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट को पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो वहाँ पे ली जाती है, प्रॉपर लाइटिंग होती है वहाँ पे, और आँख के देखने का एक एंगल भी होता है। देखिए, हमें एक बार मतलब कलर ब्लाइंडनेस में डॉक्टर बोला कि तुमको कलर ब्लाइंडनेस है, तो हम बोले हमको है।
तो फिर ठीक है। देखिए हम क्या किए, हमको दिया इसे पढ़ने के लिए, किताब होता है उसका, तो उसी में लिखा रहता है 8, 6, 10 ये सब। तो हमको बोला कि तुमको प्रॉब्लम है। और हम देखिए क्या होता है कि देखिए कलर ब्लाइंडनेस में जो होती है, मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 जो है ना इस तरह से रहता है लिखा हुआ। और लेकिन हम लोगों ने अब तक क्या देखा है, इस तरह से। तो हमको ये 3 दिख रहा था, लेकिन हम तो जानते हैं कि इस तरह से लिखा जाता है रियल लाइफ में, तो हम इस तरह से देख रहे थे, ऐसा हमको दिख रहा था, लेकिन हम ऐसा बोल नहीं रहे थे उसको। तो बोला तुमको प्रॉब्लम है। उसके बाद एक दिक्कत क्या आई, एक हमको नहीं दिख रहा था, तो हम क्या किए, उसमें थोड़ा आँख का एंगल चेंज किया, ऐसे मतलब सामने था, हम उसको आँख का थोड़ा ऐसे एंगल चेंज किए, फिर हमको दिख गया। तो ये सब ट्रिक होता है जो आपको वहाँ पे लगाना है। अगर कोई आपको नहीं भी दिखता है, तो आँख का थोड़ा सा आप एंगल बदलिएगा तो आपको वो दिखने लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो है बस अब जानकारी के लिए रखिए, अभी आप टेस्ट मत करवाइए, ठीक है। अगर आप अभी टेस्ट करवा लेंगे, हो सकता है वहाँ पे, वैसे तो नॉर्मली आप जब आप जाते हैं मेडिकल में, तो आपको 3 ही चीज़ बोलता है कि टेस्ट, मतलब 3 पन्ना दिखाया उल्टा है, उसके बाद भी ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, 12, 10, 20, अगला पन्ना ये, अगला पन्ना ये, 3 को टेस्ट पास किए, बाद खत्म, आप आगे बढ़िए, ठीक है। आपका आँख बिल्कुल सही है। तो किसी का भी आँख 100% सही नहीं रहता है, उसी में 50% को ले लिया जाता है, जिसका 50% से कम रहता है उसको हटा दिया जाता है, जिसका चलने लायक बिल्कुल नहीं है उसको हटा दिया जाता है। डॉक्टर भी आपका ये नहीं चाहे कि आपका नौकरी लगा हुआ छूट जाए, लेकिन चलने लायक को ले लिया जाता है, जो नहीं चल सकता उसको हटा दिया जाता है। तो ये सब डाउट है। उसके बाद आँख में एक टेस्ट और होती है, जिसमें कि ऊंचाई का आपको अंदाज़ा है या नहीं है, उसका भी टेस्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको कि आँख से दिखता नहीं है, लेकिन वो एक लेज़र सर्जरी होती है, लेज़र सर्जरी करवा करके चल जाते हैं, तो वहाँ पे उसको सब दिखने लगता है। उसके लिए वहाँ पे एक ड्रॉप से दवा डालते हैं, फिर अगर आपने सर्जरी करवा ली होगी तो फिर आपको 1-2 दिन तक कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब इस तरह की कंडीशन हो जाती है। अगर जिसका सर्जरी नहीं रहता किया हुआ, उसको उस ड्रॉप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उससे पता लगा लेता है कि आपने सर्जरी करवाई या फिर नहीं। अब सर्जरी वाले क्यों अलाउ नहीं है, सिर्फ लेजर सर्जरी वाले अलाउ नहीं है, बाद बाकी किसी का मोतियाबिंद का सर्जरी हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर्जरी भी आँख में बहुत टाइप की होती है, लेकिन लेजर सर्जरी जो होती है वो लोग शौक से करवाते हैं, फैशन के लिए करवाते हैं। तो उससे मतलब कि होता ये है कि अगर आपके आँख बिल्कुल ख़राब हो गई है, अगर आप लेज़र सर्जरी करवा लेंगे तो आपके 5 से 6 महीने तक आपको हर एक चीज़ अच्छे से दिखाई देगी। फिर 5 से 6 महीने के बाद आप पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। तो लेज़र सर्जरी इसलिए अलाउ नहीं करता है। अब देखिए इसके अलावा जो होती है, जो आजकल के स्टूडेंट के फैशन में है, वो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, शरीर में टैटू करवा लेते हैं। यहाँ पे कोई लिखवा लिया बाबू सोना, यहाँ पे कोई दिल का चित्र बनवा लिया, या फिर खिलाड़ियों को देख करके या फिर सेलिब्रिटी को देख करके वो लोग टैटू करवा लेते हैं अपने शरीर में। और टैटू अलाउ है या फिर नहीं है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी में कि टैटू से कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आर्मी वाले का जो मेडिकल होता है उसमें टैटू अलाउ नहीं है, लेकिन रेलवे में टैटू से कोई दिक्कत नहीं है, टैटू अलाउड है। मतलब आपको ये भी नहीं बोलता कि टैटू करवा के ही आओ, अगर आपने करवा लिया है भूलवश तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे नहीं छांटेगा कि टैटू से कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपके बॉडी में कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, एड्स नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ भी नॉर्मल होना चाहिए। मतलब बहुत सारे तरह के टेस्ट लेता है, मतलब आपका एक रिपोर्ट बना देता है। हो सकता है डायबिटीज़ की वजह से नहीं छांटेगा, लेकिन आपको रिपोर्ट में लिखे इसको डायबिटीज़ पॉजिटिव, मतलब इस तरह से चीज़ें, बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो फुल बॉडी का जो है सिस्टम वो ओके होना चाहिए, मतलब कहीं से भी आपका जैसे कोई हाथ, मतलब मेडिकल, मतलब कि वो विकलांग कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और कोई बोल रहा है कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, विकलांग भी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी का एक छोटा उंगली है, थोड़ा सा कट गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। किसी का 5 उंगली के बदला में 6 उंगली है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। बस आपका बॉडी जो है फुल रनिंग में होना चाहिए। किसी का मान लीजिए हाथ टूट गया था बचपन में, उसको इसमें स्टील डाल दिया गया, अभी उसका हाथ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब डाउट है, आप लोग क्लियर कर लीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सब डाउट है, यही सब डाउट हमें डेली सुनने को मिलता है, हम आपको अपना नंबर जब देते हैं उसमें। तो अब देखिए, अब बात कर लेते हैं तैयारी के लिए। आप लोग को एग्ज़ाम कितना होगा, तैयारी किस तरह से करनी होगी।
इसमें देखिए आपको 3 एग्जाम होगा। CBT 1 इसको कहा जाता है, CBT 2 और CBT 3। CBT 1, CBT 2 और CBT 3। PT मेंस साइको इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 टेस्ट में बहुत सारे पेपर होते हैं और सभी टेस्ट का अलग अलग मतलब है आपका टेस्ट लेने का। ये जो टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, ये भी टेस्ट होता है क्वालिफाइंग होता है। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में होती है। पेपर B जो है ये होता है क्वालिफाइंग, ठीक है। क्वालिफाइंग का मतलब ये हुआ कि उसका जो नंबर है आपका मेरिट में नहीं जुड़ता है, वो बस आप क्वालिफाई कर जाइए। जैसे बोला कि 100 में 20 नंबर ले आओ, तो जो भी स्टूडेंट 20 नंबर से ऊपर ले आए वो क्वालिफाई है, वो अगले एग्जाम को दे सकता है या फिर वो पास हो सकता है। तो अब देखिए ये 4 टेस्ट हो गया ना एक तरह से। CBT 1 टेस्ट, CBT 2 में 2 टेस्ट है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट B में आपका लेता है ट्रेड टेस्ट, और CBT 3 या CBET इसको बोल सकते हैं। तो इसमें ये साइको टेस्ट कहा जाता है, और तीनों के बीच में कुछ डिफरेंस होती है। कम से कम 1 महीने का गैप होता है, कम से कम 30 दिन का तो गैप होता ही होता है। अब देखिए जब स्टूडेंट फॉर्म भर देता है, इसकी वैकेंसी कहाँ से निकलती है, तो RRB का वेबसाइट है। भारत में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, सभी का वेबसाइट पे वैकेंसी मतलब आगे पीछे करके 1-2 दिन के अंदर में आ जाती है। देखिए 2009 से पहले सिस्टम ये था कि सभी रेलवे भर्ती बोर्ड अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से वैकेंसी निकालते रहते थे, ठीक है। अपने अपने ज़रूरत के, जैसे किसी अगर गोरखपुर बोर्ड को 500 लोको पायलट की ज़रूरत है तो उसने 500 लोको पायलट के लिए भर्ती निकाल दी, सारे स्टूडेंट फॉर्म को भर दिए, निकाल दिया। वो आज निकाला, 2 साल के बाद हो सकता है चेन्नई को ज़रूरत है तो चेन्नई बोर्ड ने भी फॉर्म निकाल दिया, उसको भर्ती हो गया। ये 2009 से पहले का सिस्टम था। 2009 में ममता बनर्जी सरकार आई और उन्होंने देखा कि सारी की सारी जो नौकरियां हैं यूपी, बिहार और राजस्थान वाले ले जा रहे हैं, ज़्यादातर नौकरी रेलवे में। तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि कुछ पश्चिम बंगाल का भी हिस्सा आ जाए, असम का भी हिस्सा आ जाए, झारखंड का भी हिस्सा आ जाए, ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया के लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए। ये प्रॉपर जो बिहार, यूपी या फिर राजस्थान, ये 3 जगह जो ऐसा है, फिर झारखंड भी ले सकते हैं, ये 4 स्टेट ऐसा है जहाँ पे नौकरी कल्चर है। नौकरी कल्चर मतलब क्या कि यहाँ के जो युवा है वो नौकरी को प्रथम प्राथमिकता देते हैं कि नौकरी ही चाहिए, चाहे जब मिले नौकरी ही चाहिए। किसी का उम्र एक्सपायर हो जाता तब भी वो दोबारा मैट्रिक करके वो सोचता कि यार नौकरी ही चाहिए हमको। तो इस चीज़ से बचने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने 2009 में ये नियम लाई कि 1 पोस्ट 1 भारत 1 वैकेंसी, मतलब कि लोको पायलट की वैकेंसी मान लीजिए लोको पायलट का निकला तो ऑल ओवर इंडिया में एक ही साथ वैकेंसी निकालेगा। जिस भी रेलवे भर्ती बोर्ड को चाहिए कि हमको 500 अगले 5 साल के लिए या फिर अगले 3 साल के या फिर अगले 2 साल के लिए हमें इतने लोको पायलट की ज़रूरत है, आपके यहाँ से इतने लोको पायलट रिटायर्ड हो रहे हैं, तो जितने लोको पायलट की ज़रूरत है सभी रेलवे भर्ती बोर्ड एक रिपोर्ट सौंपेगा रेलवे भर्ती बोर्ड को। सभी रेलवे भर्ती का जो जोन होता है, वो मेन जो ऑफिस है दिल्ली, उसको रिपोर्ट करके हमारे पास इतने चाहिए लोको पायलट, इतने चाहिए, तो सभी को मिला करके एक साथ वैकेंसी निकालने का प्रावधान 2009 में पारित हो गया। और उसके अनुसार ऑल ओवर इंडिया के लिए एक साथ वैकेंसी निकलना शुरू हो गया, जिसमें कि हमने भी फॉर्म भरा 2014 में, उसको पास किए RRB मुजफ्फरपुर से। फिर 2018 वाला भी हमने पास किया RRB मुजफ्फरपुर से ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ बोर्ड मुजफ्फरपुर को ही माना जाता है, इसलिए हमने वहाँ से ही चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अब आइए, तो ये सिस्टम है। तो पहले का सिस्टम कुछ और था और अभी का सिस्टम कुछ और है। तो अभी का सिस्टम पहले के सिस्टम से कुछ अच्छा है, कुछ बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट को एक साथ मौका मिल रहा है, जिसकी तैयारी थोड़ा कम भी है तब भी वो मतलब कि वैकेंसी को पास करके वो आ रहा है नौकरी में। नहीं तो पहले क्या होता 2009 से पहले कि एक ही स्टूडेंट सभी बोर्ड में रिजल्ट निकाल के बैठा रहता था, कहीं एक जगह ज्वाइन करता था, इससे रेलवे को घाटा होती थी। मतलब कि पीछे स्टूडेंट मतलब जिसका होना चाहिए उसको नहीं हो पाता था, जिसका नहीं होना चाहिए उसी को मतलब कि 8-10 जगह एक साथ हो जाती थी, ठीक है। अब जिसकी तैयारी एक अच्छी हो गई एक बार तो सब जगह पर से मतलब रिजल्ट निकाल के बैठ जाता था। तो उस सिस्टम से बचने के लिए अब ये सिस्टम आया। अब नया वाला सिस्टम में क्या है कि वैकेंसी 3 साल 4 साल 5 साल डिले हो जाती है। तो वैकेंसी डिले जो होती है वो हमारे सरकार की वजह से होती है। 2014 में आई बीजेपी गवर्नमेंट भारत मतलब कि दिल्ली में,
तो जो अभी तक है, और उसका सिस्टम ये है कि जब चुनाव आएगा तभी वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग भी या स्टूडेंट भी कितना ही प्रोटेस्ट कर ले वो बात को सुनते ही नहीं है। खैर चलिए, चुनाव के समय ही निकाल दे कम से कम। पिछले बार तो चुनाव के समय निकाल दी थी और अब भी चुनाव आ रही है और वैकेंसी आएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं सरकार को। अगर वो सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है तो सरकार तो गिरेगी 100%, और दूसरी सरकार आएगी। तो 2009 से पहले था कांग्रेस सरकार, और उसका सिस्टम था क्या कि प्रत्येक साल कुछ कुछ वैकेंसी निकालते चलो। तो इससे क्या होता था कि टीचर लोगों को भी पढ़ाने में अच्छा रहता था, स्टूडेंट को भी अच्छा रहता था। और अभी देखिए, मान लीजिए 5 साल के गैप पे निकाल रहा है, और जिसका उम्र 28 है वो 30 पार कर जाए तो वो तो वैसे ही वैकेंसी नहीं डाल पाएगा। और नॉर्मली स्टूडेंट को समझ में आता है कि 22 से 23 से 24 तक में उसको होश ही आता है कि चलो कुछ किया जाए नौकरी के लिए। फिर 2 साल ITI करता है, फिर डिप्लोमा करता है, बीटेक करता है, तो 30 साल तुरंत ही पार हो जाती है। तो किसी को 1 अटेम्प्ट का मौका मिलता है, किसी को शायद ही किसी को 2 अटेम्प्ट देने का मौका मिले, ठीक है। तो ये सिस्टम गलत है, आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन आवाज़ उठाए कौन? मीडिया, जो कि पैसे खा के सरकार के लिए ही काम करती है। अब देखिए आगे, तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं लेकिन रियलिटी से भी आगाह कर रहे हैं आप लोगों को। हम 2009 का भी कहानी बताए, 2014 का भी, 2018 का भी, और अब 2024 आने वाली है। 2023 के लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी जो भी स्टूडेंट हैं इसके लिए। अब देखिए, आइए इस सब के सिलेबस के बारे में बात किया जाए। तो सिलेबस के रूप में देखिए आपको क्या सब पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए कि कुछ ऐसा था, देखिए 2014 से पहले नहीं, 2018 से पहले, 2018 में सीखा सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है, उसका पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न का मतलब ये हुआ कि कौन से सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन पूछेगा। 2018 से पहले क्या होता था कि जीके जो क्वेश्चन था, जीके जनरल अवेयरनेस, ये था 70% क्वेश्चन आता था एग्जाम में। लेकिन अभी क्या है कि जीके जो है वो 5 से 10% आता है, और मेन जो क्वेश्चन आता है कहाँ से? मैथ और रीजनिंग से। मैथ और रीजनिंग, देखिए मैथ और रीजनिंग, यही दोनों में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखिए फिर से बात किया जाए, CBT 1 एग्जाम में 75 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 60 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट का टाइम रहेगा। इसमें इस 75 क्वेश्चन में आपका मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, साइंस से रहेगा आपका 25 क्वेश्चन, और जीके प्लस करंट अफेयर्स से रहेगा आपका 10 क्वेश्चन। टोटल हो गया 75। तो आप देख रहे हैं क्या कि 75 में आधा से ज़्यादा तो मैथ रीजनिंग है। 75 में 40 क्या है? मैथ रीजनिंग, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 25 है, और जीके और करंट अफेयर्स है 10। तो CBT 1 एग्जाम में जो है आपका ट्रेड में से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सब में से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका आएगा मैथ और रीजनिंग में से, इसमें 40 क्वेश्चन आएगा, 75 में 40 इसमें आएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ना है। CBT 2 एग्जाम के लिए देखिए, CBT 2 एग्जाम में देखिए 2 पेपर होती है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट B तो आपका ट्रेड पेपर है, मतलब कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पेपर दे रहा है। अब कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से वो बीटेक किया या फिर डिप्लोमा किया है, तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगी? नहीं, उसके लिए भी ITI का ही ट्रेड पेपर देना पड़ेगा। भले ही वो बीटेक किया है लेकिन उसको ITI का ही ट्रेड पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि लोको पायलट वैकेंसी जो है वो ITI स्टूडेंट के लिए है केवल। पहले जो 2000 ईस्वी से पहले जो था सिस्टम, वो ITI स्टूडेंट के लिए था। उसके बाद जैसे ही बेरोजगारी बढ़ी तो बीटेक वाले या डिप्लोमा वाले वो बोले कि हम तो ITI का सिलेबस तो वो सब पढ़ा ही है, बोला हम इससे ज़्यादा पढ़े लेकिन फिर भी हमको लोको पायलट चाहिए। अब रेलवे को भी अब सोचिए कि उसको कम सैलरी में बीटेक वाला बंदा मिल रहा है या डिप्लोमा वाला बंदा मिल रहा है, ITI से बेहतर स्किल है उसके पास, बेहतर नॉलेज है, तो उसको क्यों ना ले लोको पायलट के लिए। तो बोला चलो ठीक है आ जाओ, लेकिन तुमको ITI का ही पेपर देना पड़ेगा। बोला चलो ठीक है, हमारे लिए तो और आसान है। तो जो स्टूडेंट डिप्लोमा या फिर बीटेक कर लिया है
उसके लिए ट्रेड पेपर में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना पढ़े हुए 75 में 60 नंबर तो 100% ला ही सकता है। और जो स्टूडेंट ITI किया है, अगर 2 साल क्लास नहीं किया है तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रेड पेपर में क्वालिफाई करना, तो इसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जो BTech वाले स्टूडेंट है या फिर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है वो ट्रेड पेपर ईजिली क्रैक कर लेंगे, लेकिन जो ITI वाले स्टूडेंट है, क्लास नहीं किए हैं, ज़्यादातर पढ़ाई नहीं किए हैं, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए 26 नंबर लाना, लेकिन तैयारी करके वो भी ला सकते हैं। अब देखिए पार्ट ए की बात किया जाए, CBT 2 का पार्ट ए 100 क्वेश्चन होता है और यही आपका मेन पेपर होता है। CBT 2 का पार्ट ए जो है यही आपका होता है मेन पेपर। 90 मिनट का समय होता है, यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। और इसमें देखिए मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे था ना साइंस, अब यहाँ पे आएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें से आएगा क्वेश्चन कितना 40। और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस इसमें से आएगा 10 क्वेश्चन। CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस को समझिए। देखिए मैथ रीजनिंग जो CBT 1 में पढ़ेंगे वही सेम टॉपिक मैथ और रीजनिंग का CBT 2 में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि CBT 1 में से स्टूडेंट छट के जाएगा CBT 2 में, यानी CBT 1 में से स्टूडेंट क्वालिफाई करके जाएगा CBT 2 के लिए, इसलिए कंपटीशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। तो इसलिए जो चीज़ पढ़े थे CBT 2 के लिए उसी चीज़ के लेवल को थोड़ा बढ़ा दीजिए। मतलब जो क्वेश्चन 3 लाइन वाला क्वेश्चन बना देते अब आप 5 लाइन वाला क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में बनाते थे उसको 15 सेकंड में बनाने की कोशिश कीजिए, यही कंपटीशन है। तो CBT 2 में मैथ रीजनिंग दोनों का मैथ रीजनिंग सेम है, अलग बिल्कुल नहीं है। जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वही टॉपिक इसमें पढ़ना है और टोटल 30 ही चैप्टर टोटल पढ़ना है। अब आगे बता रहे हैं आपको कि कैसे तैयार करना है तैयारी। पहले ये सब चीज़ को समझिए, ये बेसिक नॉलेज बेहद ज़रूरी है, नहीं तो पता चला कि आप इतिहास भूगोल नागरिक रट के गए हैं, वहाँ क्वेश्चन आ नहीं रहा है, क्योंकि पैटर्न में यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही उसमें से आ सकता है, 10 क्वेश्चन ही आ सकता है और आप पूरा 100% उसी चीज़ को पढ़ के गए हैं, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। इसलिए जब भी पढ़ाई कीजिए पैटर्न को ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिए। पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए मैथ और रीजनिंग, यहाँ पे भी देखिए 100 में टोटल 100 में 50 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग है। इसमें भी देखिए 75 में तो 40 नंबर जो है मैथ रीजनिंग है। इसमें देखिए 50% प्लस है और इसमें 50% है मैथ और रीजनिंग। तो आपके लिए कौन सा पेपर को पढ़ना बेहद ज़रूरी होगा, सबसे पहले वो होगा मैथ और रीजनिंग। आप डेली लोको पायलट के लिए मैथ रीजनिंग बिल्कुल पढ़िए, 100% पढ़िए, डेली पढ़िए। आप पढ़ चुके हैं, आपकी अच्छी तैयारी है, आप मैथ रीजनिंग में मास्टर हैं, आप मैथ रीजनिंग के दुनिया का आइंस्टीन हैं, या मैथ रीजनिंग के दुनिया का सोचिए आप खान सर हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा मैथ जानते हैं, मैं तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ। आप सोचिए कि मैथ का टॉपर स्टूडेंट है, आपसे मैथ का क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर बन जाता है, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार देते हैं। फिर भी आपको मैथ डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथ आपका प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगी और स्टूडेंट की संख्या 1 करोड़ प्लस, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए हमेशा कि 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट को हमें पीछे छोड़ना है और सीट निकलती कितना 25,000 के आसपास। तो आपको कम से कम 1,000 स्टूडेंट को तो मतलब पीछे छोड़ना ही छोड़ना है। यानी आपका कोई प्रखंड है, ब्लॉक है, तहसील है, आपके पूरे एरिया में 10 पंचायत के अंदर में आप टॉपर बन के निकलिएगा, तभी आपका रिजल्ट होगा और उस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और जो बरसाती मेढक टाइप के कुछ स्टूडेंट होते हैं वो क्या सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, उससे बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है। अगर वो वाकई में बनना चाहता है कोई स्टूडेंट लोको पायलट, तो वैकेंसी आने के बाद आपको समय मिलेगा ही नहीं, आपको 1.5 से 2 महीना या फिर मैक्सिमम 3 महीने का समय मिलेगा और उस 3 महीने में आप पूरे मैथ को, पूरे रीजनिंग को, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को, ट्रेड पेपर को, साइको टेस्ट को, इसके अलावा करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस को आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा।
टोटल सब्जेक्ट को गिना जाए तो टोटल 17 सब्जेक्ट बनते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, जिसमें कि मेन पेपर आपका मैथ रीजनिंग है। तो मेन फोकस आपका रहना चाहिए मैथ और रीजनिंग पे। अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ाई करते हैं तो आपका जो एक टाइम जो है वो फुल्ली मैथ रीजनिंग रखिए। अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई करते तो 1 घंटा आप मैथ रीजनिंग बनाइए। भले ही आप कितना भी मास्टर क्यों ना हो, आप भले ही आप कितना भी ज़्यादा क्यों ना जानते हो, तब भी आप डेली बनाइए मैथ को। आप 20 सेकंड में देखिए, आपको हम एक तरीका बता देते हैं मैथ पढ़ने का। आप सोचते हैं कि मैथ पढ़ने में मन नहीं लगेगा, हम पूरा पढ़ चुके हैं। अगर मान लिया आपका कोई क्वेश्चन 20 सेकंड में बनता है, तो आप अगली बार जब बनाइए तो सोचिए 18 सेकंड में बनना चाहिए, अगली बार 17 सेकंड में, अगली बार 16 सेकंड में। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए ना, आपको मज़ा आएगा और आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए मैथ रीजनिंग बेहद ज़रूरी है। हमारा जो जब भी हम एग्जाम बैठते हैं हमारा रिजल्ट होता है, क्यों? क्योंकि मेरा मैथ रीजनिंग और साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जीके भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जीके एग्जाम में आता ही नहीं, ये हमारा प्लस पॉइंट रहा। इसके अलावा हमने इंजीनियरिंग किया, वो भी हमारा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से हमारा दिक्कत नहीं होता है, उसका साइंस के न्यूमेरिकल में हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, और प्लस में इतने साल का मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। एग्जाम को भी देने का तरीका होता है, रंगने का भी बहुत सारा ट्रिक होता है, कैसे आप कम नॉलेज में ज़्यादा नंबर लाते हैं, इसका भी तरीका होता है। ये सब कुछ सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को, है ना। ये मैथ रीजनिंग बेहद ज़रूरी है, आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक ही टॉपिक पर हम बार बार वीडियो क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास यही एक टॉपिक है। हमारा जो चैनल स्पेशली लोको पायलट स्टूडेंट के लिए है। हमारे पास अब तो 1.5 लाख स्टूडेंट होने वाले हैं। बहुत मतलब अच्छा लग रहा है हमें कि हमारे पास हम सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किए, लोको पायलट, और वही चीज़ आप लोगों को पढ़ाते हैं। अब देखिए एक सब्जेक्ट और है साइंस, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो क्लास 9th और क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है वही से टॉपिक आएगा। कंपटीशन का सिस्टम कुछ और होता है, इसलिए आप इसको मतलब कि कंपटीशन का सिस्टम कुछ अलग होता है, इसलिए आप साइंस वगैरह को मतलब थोड़ा कंपटीशन के लिहाज से देखिएगा, क्योंकि आप एकेडमिक पढ़ाई पढ़ते हैं क्लास 9th में या फिर क्लास 10th में, वहाँ पे आपको पढ़ाने का मकसद क्या होता है कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं वो सब लिखिए। और कंपटीशन का मतलब होता है कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, जो सही बात है उसी को बताइए। 3 गलत है 1 सही है, यानी आप सही आंसर जानते हैं, लेकिन आपके सही आंसर को गलत साबित करने के लिए 3 गलत ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, आपको 4 लड़की में से 1 लड़की को सेलेक्ट करना है, और चारों एक से बढ़ के एक खूबसूरत है, और आपको बिल्कुल सही वाली आपके अपने वाली जो चुनना है, जो कि जीवन भर साथ दे, तो चुनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपका जो फोकस रहेगा बिल्कुल एक जगह पर, आपको क्या चाहिए तो आप आसानी से चुन पाएंगे। वही होता है क्वेश्चन के आंसर में। आपको लगता है चारों आंसर सही है, आप प्रॉपर जानेंगे तो आप बता पाएंगे कि 3 गलत होगा 1 सही होगा। आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो साइंस हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया। इसमें देखिए 30 चैप्टर मैथ का है, 30 चैप्टर रीजनिंग का। जब आप लोग पढ़ाई को शुरू करेंगे, जब आपके पढ़ाई के लिए गाइडेंस करेंगे, उससे पहले तो हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से सारा वीडियो को हम दोबारा से बनाएंगे कुछ और नॉलेज के साथ में। तो 30 चैप्टर मैथ का, 30 चैप्टर रीजनिंग का, 2 महीने काफ़ी है इसके लिए। एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ेंगे तो। अब देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, लोगों को इसके नाम में ही कन्फ्यूजन है। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, डिप्लोमा या फिर बीटेक कर लिए हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। या फिर जो स्टूडेंट क्लास 10th के बाद क्लास 12 किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़े हैं, उसके लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसके लिए है जो क्लास 10th के बाद डायरेक्टली ITI किए हैं, या फिर क्लास 10th के बाद 12 किए हैं लेकिन 12 में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, उस स्टूडेंट के लिए ये दिक्कत है। और ओवरऑल आप देखा जाए कि क्लास 9th और क्लास 10th में आपने अगर सही से पढ़ाई किया है तो कोई भी कंपटीशन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने क्लास 9th और क्लास 10th को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बेस आपका वहीं से तैयार होता है। आप इसमें जो कुछ भी पढ़ेंगे क्लास 9th और क्लास 10th के बेस पे ही होगा, भले उसके लेवल थोड़ा सा ऊंचा जाए। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ने का मौका अभी पढ़ लीजिए, अगर पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए पढ़ना आसानी होगा, रिवाइज पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है, एक तो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और उसमें से पेपर साइज पूछा जाता है। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिस्टम है उसमें से आता है। लेकिन हम स्टूडेंट को सलाह देते हैं ये कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रॉपर पूरा नहीं पढ़िए, क्योंकि इसमें से 2 ही क्वेश्चन आता है और उसको पढ़ने के लिए 50 चैप्टर है। तो 50 चैप्टर पढ़ के 2 नंबर लाने से बेहतर है कि हम दूसरे टॉपिक पे ध्यान दें।
50 चैप्टर पढ़ के आप मैथ रीजनिंग का 50 क्वेश्चन ला सकते हैं, लेकिन 50 चैप्टर पढ़ के आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिर्फ 2 ही नंबर ला सकते हैं। और 2 नंबर में 1 नंबर आपका होगा पेपर का साइज, जो कि 10 क्वेश्चन याद करें तो 1 क्वेश्चन तो कन्फर्म है पेपर का साइज पूछता ही पूछता है, प्रत्येक एग्जाम में पूछ चुका है। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग हम बोलते हैं कि पढ़ो ही नहीं पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ो। अब देखिए रहा 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, जिसमें से आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, लेकिन ज़्यादातर फिजिक्स आएगा। केमिस्ट्री बहुत थोड़ा आएगा, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आ सकता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी टॉपिक है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, फिजिक्स का जो टॉपिक है, जैसे काम समय नहीं, मतलब जैसे कि टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा जैसे कि टेम्परेचर हो गया, उसके बाद कार्यशक्ति ऊर्जा एनर्जी हो गया, इसके अलावा ग्रेविटी हो गया, मोशन हो गया, ये सब जो टॉपिक है उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यानी 40 में से 22 से 25 क्वेश्चन जो आपका आएगा न्यूमेरिक का आएगा, आपको कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा मैथ के जैसा, और बाद बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस पर अगर मैथ रीजनिंग पढ़ने के जस्ट बाद आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर ध्यान देंगे। उसके बाद रहा करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। स्टूडेंट का जो है ये पूरा तैयारी हो गया है, लेकिन करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस लास्ट में पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स बेसिकली जनरल अवेयरनेस में से कुछ नहीं, इतिहास भूगोल में से बस 2 क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा। बताओ अशोक का निवास कहाँ का राजा था या कब राजा था, गौतम बुद्ध घर कब छोड़ा था, उसका प्रतीक बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। इतिहास में मतलब 200 से ज़्यादा चैप्टर है, तो उस सबको पढ़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। करंट अफेयर्स का 6 से 7 क्वेश्चन आएगा, और करंट अफेयर्स बैक 1 साल का आप पढ़ लीजिए, जो भी मेन टॉपिक निकल के आइए। जैसे कि अभी इजराइल और हमास में चल रहा है, इजराइल और फ़लस्तीन में जो चल रहा है मतलब फ्लिक्ट, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर यूक्रेन रूस, इसके अलावा कहीं चुनाव होगा उसके बारे में, या कहीं कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई उसके बारे में, या फिर पुरस्कार के बारे में नई किताबें आती है उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है। करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक होता है, डेली का आपको 20 क्वेश्चन डेली का कम से कम तैयार करना होता है 1 साल तक का, आपका करंट अफेयर्स निकल जाएगा। तो कुल मिला के बात इतना ही है, इसी को पढ़ना है, इसी में से ज़्यादा नंबर लाना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट पढ़ता है उसको रिजल्ट मिलता है 100%। जो स्टूडेंट सोचता है कि वैकेंसी आएगा फिर पढ़ेंगे, या फिर आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, तो उसको कभी नहीं आता है। आपका सिलेबस एनी टाइम हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। अगर कल के डेट में एग्जाम ले तब रिजल्ट निकाल सकें, इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए आपकी। और तैयारी कैसे है कि कंटिन्यूअस, अपने आप को कंटिन्यू रखिए। वैकेंसी भले नहीं है, अपने आप को कंटिन्यू रखिए, मतलब टेस्ट सीरीज दीजिए, या फिर जो किताब आपके पास अवेलेबल है उसी किताब को रिवाइज करिए। पूरा किताब पढ़ चुके तो नया किताब लाइए मार्केट से, उसको पढ़िए। मतलब पढ़ने जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा आप रिजल्ट के करीब पहुँचिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आप लोग के लिए कि CBT2 का पार्ट बी में जो ट्रेड टेस्ट है उसके बारे में। ट्रेड टेस्ट बेसिकली आपका कोई भी एक ट्रेड टेस्ट आपको ऑप्शन मिलेगा। CBT1 एग्जाम को जैसे पास करें फिर CBT2 के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा, और उसी फॉर्म में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि देखिए जो स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रीशियन से ITI कर लिया है, ठीक, तो उसको तो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन चूज करने को मिलेगा। अगर साथ ही साथ उसका +2 उसने किया मैथ फिजिक्स मैथ से, तो उसको ऑप्शन मिल सकता है फिजिक्स मैथ का भी। तो वो ट्रेड टेस्ट के रूप में या तो इलेक्ट्रीशियन में सेलेक्ट कर ले या फिर फिजिक्स मैथ में सेलेक्ट कर ले, तो दोनों में से जिसमें वो सिलेक्ट करेगा उसमें आ जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है ITI कर लिया फिटर से, ठीक, उसने 12 कर लिया फिजिक्स मैथ से, और उसने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर लिया, तो उसके लिए ट्रेड टेस्ट में कौन कौन सा ऑप्शन आएगा? उसके लिए फिटर आएगा, डीजल मैकेनिक आएगा, इसके अलावा उसको इलेक्ट्रीशियन का ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, फिजिक्स मैथ आएगा। ये पांचों में से कोई एक वो सिलेक्ट कर सकता है। तो ये सिस्टम होता है ट्रेड टेस्ट का, ये रही। अब आगे बात करते हैं आप लोग के लिए साइको टेस्ट के लिए। देखिए ये है सबसे आसान, लेकिन इसी में स्टूडेंट डरता सबसे ज़्यादा है। और साइको टेस्ट जो है डर का चीज़ नहीं है। साइको टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो माइंड है वो दबाव के अनुसार या फिर विकट परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करता है। मान लीजिए आप जा रहे हैं ट्रेन चलाते हुए
और आपका क्या हो गया, ट्रेन चलाते हुए जा रहे हैं और आगे कोई गाय कट गया या फिर भैंस कट गई या फिर पूरा आदमी का झुंड से आपका जो ट्रेन जो टकरा गया, 120 की रफ्तार में जा रहे हैं, कहीं पे मेला लगा हुआ है और आपका जो ट्रेन है वो पूरा भीड़ को कुचलते हुए आगे चल गया, या फिर कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्टर हट नहीं रहा है, आपका स्पीड 120 का है, आप उसको देख नहीं पाए और आप अगर ब्रेक लगाएंगे तो आपका पूरा ट्रेन पलट जाएगा, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सबके सब लोग मारे जाएंगे। तो वैसी स्थिति में आपका जो माइंड है क्या डिसीजन लेगा, तो उसी के लिए लिया था साइको टेस्ट। जिसका माइंड विकट परिस्थिति में अच्छा डिसीजन ले सकता है, साइको टेस्ट को वही स्टूडेंट पास कर सकता है। या फिर ऐसा समझिए कि जो कम से कम गलती करता है, जो विद्यार्थी या फिर जिस स्टूडेंट का माइंड कम से कम गलती करता है और ज़्यादा से ज़्यादा सही करता है, उसका रिजल्ट होगा साइको टेस्ट में। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का अलग सिस्टम होता है, पासिंग का अलग सिस्टम है, टेस्ट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें कुछ आपको फिगर वगैरह देता है उसके अनुसार। तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको साइको टेस्ट लेने का मकसद होता क्या आखिर। तो आपका माइंड जो ऐसा सोचिए, विकट परिस्थिति में आप क्या करते हैं। मान लीजिए आपके घर में आग लग जाती है तो आप क्या करते हैं, आप पड़ोसी के यहाँ पे जाके छुप जाते हैं या फिर आप दूर भाग जाते हैं या फिर आग को बुझाने की खुद से कोशिश करते हैं या फिर पास पड़ोस के लोगों को बुला करके या आग बुझाने की कोशिश करते हैं। इसमें सही तरीका ये होगा कि आप खुद से आग मत बुझाइए, अगर छोटा मोटा आग है तो बुझा सकते हैं। तो जैसे ही आग लगती है कहीं बस्ती में या किसी घर में तो सीधा सबसे पहले तो सब लोगों को बुलाइए, उसके बाद आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन कीजिए या फिर जो भी है। तो जैसे पब्लिक में आ गया बात तो पब्लिक खुद उसको हैंडल कर लेगा। तो वही स्थिति में आपका जो दिमाग है वो विकट परिस्थिति में क्या काम करेगा, आप पूरे भीड़ को उड़ा दोगे या फिर ट्रेन को पलटा दोगे। सबसे पहले आपको ट्रेन को सुरक्षित भी रखना है और अगर सामने कोई आ जाता है उसको बचाना भी है, क्योंकि मानवता के नाते उसको बचाना भी पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ब्रेक लगाएं या कुछ ऐसा करें कि सामने वाला का नुकसान भी कम से कम हो और हमारा ट्रेन भी बच जाए। सबसे पहले आपको अपना ट्रेन को सुरक्षित करना है, उसके बाद भीड़ के लिए रिएक्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई सामने एक बकरी का बच्चा आ गया और आपने इमरजेंसी ब्रेक दबा दी, इससे क्या हो, ट्रेन पूरा पलट जाएगी। आपको बकरी का बच्चा को भी बचाना जरूरी, किसी के जान है तो उसको भी बचाना जरूरी था और आपने ध्यान नहीं दिया कि आपका ट्रेन पलट गया। तो आपको ट्रेन को सुरक्षित रखते हुए आपको बिल्कुल माइंड कॉन्सेंट्रेट करके आपको वहाँ पर ट्रेन चलानी होती है। और जो स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाता उसका टेस्टिंग यही साइको टेस्ट ले लेता है कि जो स्टूडेंट विकट परिस्थिति में अच्छा काम नहीं कर पाएगा वो साइको टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको रट्टा मार के नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से ट्रिक करके दिया था, मतलब कि एग्ज़ाम में सेट किया रहता है कि जिसका माइंड शार्प चलेगा, जिसका आंख शार्प चलेगा, जिसको क्विकली कुछ चीज़ सोच सकता है, वही साइको टेस्ट को पास कर सकता है। और पास करना है बेहद आसान भी, क्योंकि कुछ तरीके हैं होते हैं इसके लिए भी। 42% पासिंग मार्क है। आपको 100 में 80 नंबर नहीं चाहिए हमको, ठीक है, 100 में 80 नंबर नहीं चाहिए। रेलवे का नियम है, चाहे सामने जो भी हो कट जाए, हमारा रेल सुरक्षित रहना चाहिए। इंटरनल मैटर यही है। बाद की चीज़, अगर आपकी गलती नहीं है और सामने 10 लोगों को भी आपने काट दिया है ट्रेन से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका आँख का टेस्ट क्यों लिया जाता है। साइको टेस्ट मतलब क्या कि इसमें देखिए 5 टाइप के टेस्ट ली जाती है और टेस्ट का नाम आप सुन लीजिए। पहला होता है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट मतलब आपका मेमोरी कितना जीबी का है ये नहीं पूछा जाता है, मेमोरी टेस्ट में होता है। अब देखिए मेमोरी टेस्ट में भी 5-6 टाइप के मेमोरी टेस्ट होते हैं, जिसमें कि एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है 80% वही पूछता है, वो है आपका हाउस मेमोरी। हाउस मेमोरी मतलब क्या कि आपको मान लीजिए कि एक फिगर पे 10 टाइप का घर दे दिया। मान लीजिए एक घर है, एक 3 तल्ला घर है, एक 3 तल्ला घर और है, उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है। एक 3 तल्ला घर और है, उसमें 2 खिड़की है, उसमें झंडा लगा हुआ है। एक 3 तल्ला घर है, उसमें 2 खिड़की है, उसमें झंडा नहीं है। एक और 3 तल्ला घर है, उसके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है। मतलब इस तरह से 10 अलग अलग टाइप के घर दे देगा, थोड़ा सा सिमिलर रहेगा। और बोलेगा कि आपको 2 मिनट तक इसको देखिए, आप याद कीजिए कौन सा घर कहाँ पे है। झंडा वाला घर यहाँ पे है, बिना झंडा वाला घर यहाँ पे है, 3 खिड़की वाला घर यहाँ पे है, ठीक है, उस तरह से दे दिया। अब बोला कि अब स्क्रीन हो गया ख़त्म और फिर से आ गया, आपको एक मैप आ गया
और आपको नीचे ऑप्शन में आ गया वो घर बताओ, 2 खिड़की और एक झंडा वाला घर कहाँ पे था। अब घर तो सारे सिमिलर होते हैं, जिसका माइंड शार्प होगा वो बता देगा कि चलो यहाँ पे था, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इस टाइप से ली जाती है मेमोरी टेस्ट। जब आपको लोग साइको टेस्ट पढ़ाएंगे तो उसके लिए भी तैयारी करवाएंगे। दूसरा होता है क्या कि टेबल टेस्ट। टेबल टेस्ट में आपको फंसाया जाता है कि दाहिना जाइए, बायां जाइए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। आपको टेबल टेस्ट में मतलब 2 टाइप का होता है, कोई भी एक वॉच टेबल पूछ ले या फिर रॉ एंड कॉलम पूछ ले। मतलब क्या कि वो एक तरह से भाषा टाइप का होता है, वो चीज़ होता है इसमें। तीसरा होता है ब्रिक टेस्ट, वो बिल्कुल फिक्स होता है, ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट में ये पूछा जाता है, मान लीजिए आपने ब्रिक कभी देखा होगा, इस तरह से होता है। मान लीजिए कोई ब्रिक मतलब ईंट होता है, ईंट है, इस तरह से पीछे भी दे दिया, इस तरह से। इस तरह से दे देगा और आपको बोलेगा कि बताओ कि ये वाला जो ईंट है सी कितने ईंट को टच कर रही है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताइए वो जो सी ईंट का एक ढेर में से बताना पड़ेगा, वो जो ईंट है वो बैकग्राउंड में पीछे में कितने ईंट को टच कर रही है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये सब का तरीका बहुत आसान होता है, गिनने का तरीका होता है कि आप बताइए कि इतने। तो ये सब मतलब जिसके पास माइंड होगा थोड़ा सा शार्प माइंड, वो बिल्कुल बता पाएगा। सबका तरीका होता है, हम आपको सिखा देंगे। किसी को टाइम ज़्यादा लग जाएगा, किसी को कम समय लगेगा, लेकिन सिखा तो देंगे 100% स्टूडेंट को। बाद बाकी आप एग्जाम में जाके परफॉर्म कर लीजिए। चौथा होता है यस नो क्वेश्चन। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन को आपको कम समय में सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है, बताओ कि इस लाइन में नो है या नहीं है, इस लाइन में नो है या नहीं है, बस आपको वही यस या नो करना है, यस या नो करना है। सबका तरीका होता है। ये रही आपका साइको टेस्ट के बारे में बात। अब देखिए आप लोग तैयारी किस तरह से करेंगे। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करने के लिए सबसे आपको ये जानना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में आता क्या है, एग्ज़ाम में क्या सिलेबस क्या है, उसको ये जो भी कुछ भी क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो है क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को लीजिए, मार्केट से खरीदिए क्वेश्चन बैंक को, ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक सबसे पहले मार्केट से खरीदिए, 1 सेट या 2 सेट को आप देखिए, सिर्फ एक नज़र आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन बैंक देख लिए, उसके बाद नंबर 2 आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा हमारे लोको पायलट के केस में क्या हो रहा है, ALP का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। CBT 1 के लिए मान लीजिए तैयारी करनी है, तो आपको हम बता दिए थे कि मैथ रीजनिंग में से आ रही है 20-20 क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपका जो सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया इम्पोर्टेंट, नंबर 2 हो गया रीजनिंग। हमारा जो तरीका है तैयारी करने का, अब ऐसा नहीं कि 1 घंटा मैथ पढ़ो, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ो, 1 घंटा साइंस पढ़ो, 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ो, 1 घंटा सेट बनाओ, ये वो ऐसे है। हमारा तरीका ये है कि एक टॉपिक को पकड़ो या फिर एक सब्जेक्ट को पढ़ो, जब तक पूरा ख़त्म न हो जाए तब तक दूसरा चीज़ को नहीं पढ़ो, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ो। ये सिंपल सा तरीका है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ। मैथ में आपका है 30 चैप्टर। पहला चैप्टर परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें हैं। तो पहला चीज़ है आपका परसेंटेज है, 30 चैप्टर है। 30 चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कितना समय लगेगा, एक दिन में अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो 30 दिन काफ़ी है। अगर आप 2 दिन में आप अगर एक चैप्टर पढ़ते हैं तो आपके लिए 60 दिन होगा। अगर 3 दिन में एक चैप्टर पढ़ते हैं तो आपके लिए 90 दिन होगा। तो हमारे कोर्स में जो है एक दिन में हम एक चैप्टर पढ़ा देते हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, शार्प होती है, और स्टूडेंट इसको समझ भी पाता है। इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। उसके बाद नंबर 2 जो है रीजनिंग है। तो सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के हिसाब से पढ़िए, चाहे जहाँ से ही पढ़िए। उसके बाद आप ये पूरा चीज़ को पढ़ लिए हैं, उसके बाद आती है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मतलब क्या कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं होगा लेकिन उसी के जैसा एक प्रैक्टिस सेट होगा। मार्केट में बहुत सारी मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है। तो प्रैक्टिस सेट दीजिए और आप देखिए कि 75 नंबर का CBT 1 टेस्ट है और 75 में आपका कितना आ रहा है। मान लीजिए 75 में आपका आ रहा है 40। अगर आपका 55 प्लस आ रहा है तो ठीक है। अगर आपका आ रहा है 40 तो आप दोबारा से देखिए क्वेश्चन को,
और आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपका गलती हो रहा है। मैथ में हो रहा है गलती, तो मैथ में कहाँ पे गलती हो रहा है? आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक है, या फिर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक को दोबारा से जाइए यहाँ पे, उस सब्जेक्ट में से दोबारा से उसको पढ़िए। तो प्रैक्टिस सेट देने का मतलब ये हुआ कि आप पूरा तैयारी कर चुके हैं। उसके बाद आप दीजिए प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट देने के बाद जहाँ पे आपका गलती हो रहा है उस चीज़ को दोबारा जाके पढ़िए और फिर से दीजिए प्रैक्टिस सेट दूसरा। और आप देखिए कि 40 आया मेरा आज, तो कल हम दोबारा पढ़ के आए तो हमको 45 आया, फिर 46, 47, 48, इस तरह से आप 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस ले जाइए। और ये सब दिन रात का मेहनत होगा। आप ये नहीं सोचिए कि रातों रात पढ़ लेंगे। आप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप वैकेंसी आया उसके बाद पढ़ के 2 महीने के अंदर निकाल लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सालों साल का मेहनत होता है। हम देखिए 2014 वाले एग्ज़ाम को पास किए थे, 2018 वाले एग्ज़ाम को पास किए थे, और अब तक हज़ारों स्टूडेंट को हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आज की डेट में वैकेंसी आती है तो फिर भी 3 महीने बाद एग्ज़ाम होगी या 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगी, मेरे ऊपर डाउट रहेगा कि मेरा निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो सोचिए आप कभी पढ़े ही नहीं है, जबकि हमारा पिछले 10 साल का 12 साल का तैयारी है। तो हमारा जब गारंटी नहीं है, हमसे भी जो सीनियर जो लोको पायलट जो ट्रेन चला रहे हैं उसका भी गारंटी नहीं है। आईआईटी क्वालिफाई स्टूडेंट उसका भी गारंटी नहीं, जो यूपीएससी तैयारी करता उसका भी गारंटी नहीं कि उसका निकलेगा फिर नहीं निकलेगा। तो सोचिए जो स्टूडेंट सोच रहा है कि वैकेंसी आएगा फिर हम पढ़ लेंगे निकाल देंगे, या फिर कोई कोचिंग लेके पढ़ लेंगे निकाल लेंगे, कोई गाइड ले लेंगे या फिर कोई नोट्स लेंगे इससे मेरा निकल जाएगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है भाई। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। 1 करोड़ स्टूडेंट को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, आपके पूरे एरिया का, पूरा तहसील का, पूरा प्रखंड का विद्यार्थी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। सोचिए आपका ज़िला में जो रैंक होना चाहिए वो कम से कम 20 के अंदर होना चाहिए, तब आपका कन्फर्म रिजल्ट निकलेगा। 20 से 50 के बीच आपका रैंक होना चाहिए पूरा ज़िला में, ठीक है। तो ये हुआ तरीका। प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रैक्टिस सेट से तैयारी कीजिए। उसका नंबर 4 जो है रिवाइज कीजिए, मतलब प्रैक्टिस सेट दीजिए, जहाँ पर आपका दिक्कत हो रहा है उसको उस सब्जेक्ट को जाकर रिवाइज कर लीजिए। और 5वीं जो चीज़ है लास्ट वो चीज़ है वो है जीडी। अगर आपके एरिया में अवेलेबल है कहीं पर भी, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, अगर आपके एरिया में पहले से कहीं पे कोई ग्रुप चलता है, ग्रुप मतलब क्या कि जहाँ पे शाम में या सुबह में 1 घंटा या 2 घंटे के लिए लोग जमा होते हैं, वहाँ पे कि पढ़ते हैं कि चलो आज ये पढ़ के आना है, कल ये पढ़ के आना है, मतलब कि आपस में। तो वो एक सोशल गैदरिंग होती है। वहाँ पे आपके मन में ये भावना है कि यार मेरा दोस्त है वो हमसे ज़्यादा नंबर ला रहा है, अगला दिन पढ़ के आएंगे उससे ज़्यादा नंबर हम लाएंगे, इस तरह की भावना आ जाती है जीडी ग्रुप में। या फिर आज बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे लोगों के बीच में मतलब कि वहाँ पे आपको ज़्यादा तैयारी होती है, लेकिन वहाँ का जो माहौल इस तरह का होता है कि आप अपने दोस्त से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, अपने पड़ोस वाले ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, पड़ोस वाली को पीछे छोड़ रहे हैं। तो इससे आपके अंदर एक उत्साह जगता है कि पढ़ लें। सेल्फ स्टडी से बढ़ के कोई तैयारी नहीं, लेकिन जीडी ग्रुप या फिर कोचिंग सेंटर वो यही काम करते हैं। वहाँ पे आपका माइंड ट्रिक होता है कि हमको उससे बेहतर करना है, और आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद होता नहीं है। तो ये ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। जीडी होगा तो जीडी ज्वाइन कर लिए, अगर नहीं है आपके एरिया में तो आप खुद से बना सकते हैं। आप अपने 4 दोस्त, कम से कम 2 दोस्त को भी उठा सकते। 4 दोस्त तो हर किसी का होता है सेम चीज़ का तैयारी करने वाला, तो 4 दोस्त को उठाइए, बोले या तो तुम मेरे घर पे आ जाओ या फिर हम तुम्हारे घर पे आ जाते हैं। अगर दोनों के पास घर नहीं तो किसी तीसरे के घर चल जाते हैं, किसी तीसरे के पास घर नहीं तो कोई जगह ले लीजिए किराए पे। अगर जगह भी नहीं तो अगर आपके बहुत सारे खेत है, फार्म हाउस है, तो खेत में एक छोटा सा झोपड़ी डाल लीजिए, एकांत में झोपड़ी में जाइए, मतलब खेत में या दुकान पे या कहीं भी एक प्रॉपर जगह हो, या कोई कोचिंग सेंटर जो चल रहा है जिस टाइम में नहीं चलता उस कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं। कोई सरकारी स्कूल हो वहाँ पे जा सकते हैं। हमारे बिहार के सासाराम में रेलवे स्टेशन पे 200 से 500 बच्चे डेली पढ़ते हैं शाम को। वो आज से नहीं पढ़ रहे हैं, 20 साल से पढ़ रहे हैं। पटना के में गंगा घाट के किनारे वहाँ पे भी हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट आकर के एक प्रॉपर टाइम में आकर के जीडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो यही तरीका है पढ़ने का। जीडी चाहिए, उसके बाद वहाँ से पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। टेस्ट अगर हो सके तो अगर आपके पूरे एरिया में एक जगह मिला करके कोई ऐसा कोचिंग सेंटर हो जो कि टेस्ट करवाता हो, भले उसके लिए आपको 1500 फीस देना पड़ जाए, आप फीस दीजिए और हज़ारों स्टूडेंट के बीच में आप एक टेस्ट दे के देखिए।
तो उसमें आपको मतलब आपकी तैयारी का मतलब कि एग्ज़ाम का माहौल का आपको पहले से अंदाज़ा हो जाएगा, आप कितने पानी में वो अंदाज़ा हो जाएगा। और यही सब चीज़ें हैं। और आइए अब हम अपनी काम की बात करते हैं। देखिए यही सब चीज़ को ध्यान में रख के एक दूर दराज के स्टूडेंट के लिए, मान लीजिए बिहार झारखंड यूपी बिहार के हैं जो भी लोग हैं उसके आसपास का तो माहौल है, लेकिन सोचिए कि गुजरात में पढ़ाई का माहौल नहीं है, रेलवे तैयारी का माहौल नहीं है, या असम में, मिजोरम में, मणिपुर में इंटरनेट तो हर जगह पे है। तो वैसे जगह के स्टूडेंट के लिए और हम अपने बिहार के लिए या फिर यूपी के लिए हर जगह के स्टूडेंट के लिए हमने नोट्स बनाया। देखिए हमने क्या देखा मार्केट में कि जो भी किताबें मिल रही है उस किताब में जो मटेरियल है वो लोको पायलट के लिए सूटेबल तो है, लेकिन 30% सूटेबल है, 70% फालतू चीज़ें उसमें है। वो स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़वा देता है। हमको ज़रूरत इतना का है, वो बोलता है इतना पढ़ लो। हमें 50 पेज पढ़ने की ज़रूरत है, वो बोलता है कि 500 पेज पढ़ लो। तो पढ़ना तो इम्पोर्टेंट मतलब कि इम्पॉसिबल हो जाए कम समय में। तो उसके लिए हमने मास्टर नोट्स बनाया जो कि आपको कम से कम समय में, जैसे कि हमारा जो फिजिक्स का जो नोट्स है वो है 58 पेज का, 58 पेज में टोटल 22 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा देखिए हमारा केमिस्ट्री का नोट्स है वो 34 पेज का है। 34 पेज में हमने टोटल केमिस्ट्री का 14 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। हमारा बायोलॉजी का नोट्स है वो 48 पेज का है और उसमें हमने पूरे 16 चैप्टर को हमने कवर कर दिया, जो कि पूरा कंपटीशन को मतलब कि पूरे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिस भी टॉपिक से हर किसी को हमने कवर कर दिया। यानी कि आपको कम से कम चीज़ पढ़ना है, कम से कम समय में पढ़ना है और बिल्कुल सुटेबल उसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, लोको पायलट के लिए, तो आप हमारे मास्टर नोट्स को ले सकते हैं। या फिर आप बहुत दिन से तैयारी करें, आपका तैयारी नहीं हो रहा है, तो आप हमारे मास्टर नोट्स को पढ़िए। आपका जो नंबर है आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिएगा 75% प्लस नंबर जो है हमारे नोट्स में से लगभग 90% तक क्वेश्चन एग्जाम में टच होते हैं, क्योंकि बिल्कुल टू दी पॉइंट हम उसमें लिखे हैं। और जितने भी किताब है सबको हम पढ़ करके उसमें जो अच्छा क्वेश्चन है उसको हम लिखे हैं, फालतू क्वेश्चन को हम हटा दिए, जो एग्जाम में नहीं आता उसको हम हटा दिए हैं। और जो आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखे हैं और इसको पढ़ के आप 75% नंबर ईजिली आप ला सकते हैं। वो है आपका मास्टर नोट्स। लेकिन फिर भी आप एक बार में मास्टर नोट्स को पढ़ के समझ नहीं पाइएगा, तो उसके लिए क्या है, हमने मास्टर नोट देख के पढ़ तो सकते हैं। हम आपको एक डेमो दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए फिजिक्स का नोट्स है, फिजिक्स का है मास्टर नोट्स, और इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए क्वेश्चन जो है हमने 1 लीनियर करके लिखा है, 1 लीनियर यानी लाइन बाय। ये इंग्लिश मीडियम का नोट्स है हमारे पास। अब देखिए भारत में कितने सारे भाषा हैं, हमारे पास 16 भाषा में नोट्स अवेलेबल है, उर्दू को छोड़ करके, क्योंकि उर्दू का हमको ग्रामर समझ में नहीं आया इसलिए हम उसका अभी तक बनाए नहीं, और उसका हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट आया नहीं है। उर्दू बेसिकली जम्मू कश्मीर में चलता है और जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर टूरिस्ट इतना ज़्यादा है कि हमारे पास उर्दू का भी नोट्स अगर ज़्यादा आएगा तो हमारे दोस्त हैं कुछ, उनसे हम बनवा लेंगे, उसका ग्रामर हमें नहीं आता बस। और बाद बाकी जितने भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल, मलयालम, असमिया, बंगाली, उसके बाद बिहार का तो हिंदी हो ही गया, ये सभी भाषा में हम नोट्स बना लिए हैं और आपके भाषा में नोट्स मिलेगा। और आपका जो वीडियो कोचिंग मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश में। देखिए ये इसका बस पैटर्न देखिए, इसको हमने 1 लीनियर करके लिखा, मतलब लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से। तो इससे आपको याद करने में ये होगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत है। आप जब भी कुछ पढ़िएगा तो लाइन बाय लाइन याद कीजिएगा ना, तो जो चीज़ आप याद कीजिए उसको हम एक एक लाइन करके हम आपको दे दिए और उसी के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। तो मास्टर नोट्स है और एक है स्मार्ट वीडियो कोचिंग। नाम की तरह वो आपको स्मार्ट बनाएगा, क्योंकि ये कोचिंग जो है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है और जियो लेवल स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सूटेबल है। क्योंकि आप ऑल इंडिया में किसी भी यूट्यूब चैनल पर चल जाइए, किसी भी कोचिंग सेंटर में चल जाइए, किसी भी टीचर के पास चल जाइए, हर किसी का मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय में आपको पढ़ाया जाए।
और हमारा मकसद होता है कि सबसे कम समय पढ़ाया जाए। तो 2 घंटे में मैथ का 1 चैप्टर, 2 घंटे में मैथ का 1 चैप्टर हम पढ़ाते हैं। और वही चैप्टर को पढ़ाने के लिए और सब टीचर को कम से कम 1 महीने तो लगता ही लगता है। तो सोचिए कि हमारा पढ़ाई कितना ज़्यादा फास्ट है और एक जीरो लेवल स्टूडेंट के लिए 100% सूटेबल है। क्योंकि हम 2009 से स्टूडेंट के लिए काम किए हैं और स्टूडेंट को हम बिल्कुल बारीकी से समझें, बिल्कुल जीरो से समझें। एक छोटी सी कहानी हम आपको बताते हैं कि हमें जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे उसमें लगभग 100 बच्चे थे क्लास 10th में, और हम देखते थे कि उस पूरे बैच में हम तो रहते थे टॉप लिस्ट में, 90, 95, 85, 89 इस तरह से टॉपर में रहते थे, 1 2 3 रैंक पे हम रहते थे। और उसी बैच में किसी स्टूडेंट को 5 नंबर भी आता था, हमें 95 नंबर आ रहा है, किसी स्टूडेंट को 5 नंबर आ रहा है, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25, इस तरह से नंबर आ रहे हैं। तो हम सोचे क्या कि हम जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्त सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, हम अपने गुरु से, और वो सर जो थे वो सभी स्टूडेंट को पढ़ा तो रहे थे, सबको अच्छा पढ़ा रहे थे, तभी मेरा 95 आ रहा था। और अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे तभी किसी स्टूडेंट का 5 नंबर आ रहा था। तो हमारा 95 इसलिए आ रहा था क्योंकि हम सर के सभी बातों को समझ पा रहे थे, सब लिख रहे थे। और किसी स्टूडेंट का 5 नंबर इसलिए आ रहा था, हो सकता है पहली बार कि वो ध्यान नहीं देता होगा पढ़ाई में, और दूसरी बात क्या कि सर उस लेवल में ध्यान नहीं देते होंगे जिस लेवल में उसको ध्यान देने की ज़रूरत थी, या फिर उस स्टूडेंट के प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसको दिक्कत कहाँ पे है। और इसी चीज़ को वहीं से हमारा दिमाग चलना शुरू हुआ कि क्यों ना एक ऐसा कोचिंग सेंटर बनाया जाए जहाँ पर टीचर हम हो और हमारे स्टूडेंट हो सारे के सारे, और जितने भी स्टूडेंट हो वो सभी को 90+ नंबर आए। और वही हमने कर दिखाया। 2014 से 2016 तक हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाए, 18 तक वैसे 4 साल। और ऑफलाइन कोचिंग में हमारे जितने भी 0 से 0 स्टूडेंट थे सभी टॉप लिस्ट में आते थे, सभी का कहीं ना कहीं रिजल्ट हो गया। और इस लेवल पे अपने आप को हम डेवलप किए कि आखिर उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, आखिर उसको कौन से टॉपिक में दिक्कत है। हमारे पास एक स्टूडेंट आया था पढ़ने के लिए, वो पश्चिम बंगाल से, उसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था, वो क्लास 10th में किसी तरह से मैथ में पास किया था। और उस स्टूडेंट को हम बोले क्या कि उसकी प्रॉब्लम को समझे, उसको मैथ में कुछ नहीं आ रहा है, उसको जोड़ घटा भी ठीक से नहीं आ रहा है, वैसे स्टूडेंट को हम मतलब पढ़ा कर उसको रिजल्ट निकलवा दिए। अब सोचिए उसको हम कैसे पढ़ाए थे। उसको हम बोले क्या कि तुम मैथ का एक चैप्टर पढ़ो, सबसे बेसिक चैप्टर है परसेंटेज। उसको बोलो कि तुम इसको ना 20-25 बार पूरा बना लो। टोटल 125 क्वेश्चन मिलेगा हमारे नोट्स में, 125 क्वेश्चन बोले तुम 20 से 25 बार इसको बनाओ। तो वो बनाया, बोला कि वो भी बोर हो गया कि सर डेली आप एक ही चीज़ को बना रहे हैं, और हम जितने बार उसको बनवा रहे थे उसको पूरा रिवाइज हो रहा था। और एक टाइम ऐसा है कि जब 20 दिन के बाद हम देखे उसको 20 मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था वो, उसको 20 दिन हम एक ही चैप्टर को बनाए अपने हॉस्टल में, और उसके बाद उसका परसेंटेज हो गया ख़त्म। तो एक दिन हम उसको मजाक में पूछे कि बताओ कि तुमने अब तक इस चैप्टर को बनाने में कितना मतलब कॉपी ख़त्म किया। बोला कि सर इसमें कॉपी कितना ख़त्म हुआ उसका अंदाज़ा मत लगाइए, हमने बोला 1 मुट्ठी इतना सारा कलम हम ख़त्म किए, 20 से 25 कलम दिखाया, वो 20 से 25 कलम वो ख़त्म किया था उस एक चैप्टर को बनाने के लिए। और उसके बाद 2 महीने के बाद ऐसा स्थिति आया हमारे हॉस्टल में कि जितने और स्टूडेंट थे हमारे एब्सेंट में, उसी स्टूडेंट से जाकर के क्वेश्चन पूछते थे, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोला इसका आंसर ये होगा। वो स्टूडेंट को इतना हम टॉपर बना दिए। क्यों? क्योंकि हम प्रत्येक स्टूडेंट को जीरो से समझते हैं, और आपसे हम बातचीत करेंगे, आप हमसे एक क्वेश्चन एराइज कीजिएगा मैथ का, और हम अपने आप में अंदाज़ा ये लगा लेंगे कि आपका लेवल क्या है, आप इस क्वेश्चन को पूछने का आपका मकसद क्या है। जबकि हो सकता है आसान क्वेश्चन है, या हो सकता है मिडिल आसान हो, या फिर हो सकता है डिफ़िकल्ट हो। तो अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे आपको आसान क्वेश्चन सब बन जाएगा। तो इतना एक्सपीरियंस है। इसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के हम आप लोगों के लिए स्मार्ट वीडियो कोचिंग बनाए। आप मास्टर नोट्स को लीजिए और स्मार्ट वीडियो कोचिंग में पढ़िए। आपका अगर डेली का 4 से 5 घंटे आपके पास समय है, आप किसी भी टाइम इसमें पढ़ सकते हैं। स्मार्ट वीडियो, स्मार्ट हम नाम इसलिए दिए कि इसमें आपको लाइव आने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे पास जो 8 से 10 चलती है हमारी लाइव क्लास, अगर आपके पास 8 से 10 टाइम नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप हमारा मतलब कि लाइव मत पढ़िए, आप क्या पढ़ लीजिए, आप पढ़िए मतलब रिकॉर्डेड बैच लीजिए। रिकॉर्डेड बैच क्या है कि मास्टर नोट्स का फुल सोल्यूशन आपको उसमें है। 2 घंटे के वीडियो है, 2 घंटे के वीडियो आप जब चाहे तब देख लीजिए।
आप एक बार पूरा देख लिए, रिवाइज करने का टाइम है, दोबारा आप उसको देख सकते 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको उसमें वीडियो रहेगा। बस 2 घंटे में आपको हम एक चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, 110% गारंटी है। ये आपका कितना भी बिल्कुल जीरो लेवल क्यों ना हो, आप इसमें सीखेंगे, 100% सीखेंगे। बस एक चीज़ को अपने आप से दूर रखिए, आप कभी भी इंटरनेट पे वैकेंसी कब आएगी ये मत सर्च कीजिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि आप हमेशा नेगेटिव में जाएंगे। आप पूरी तैयारी कर लीजिए, तब भी आप रिवाइज करते रहिए, ये मत सोचिए वैकेंसी कब आएगी, आप ये सोचिए कि वैकेंसी 100% आएगी। क्योंकि 10% लोग हमेशा रिटायर होते रहते हैं रेलवे में, उसके जगह जो खाली होता है वो आप ही लोग के लिए खाली हो रहा ना। भले ही सरकार जब वैकेंसी निकाले, लेकिन वैकेंसी आएगी, और चाहे जब आए आपका रिजल्ट उसमें फिक्स होगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग से। आपके पास कुछ भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा नंबर है 8406891116, 8406891116। आप इस नंबर पे 24 घंटे कभी भी किसी भी टाइम फ़ोन कीजिए, हम फ़ोन उठाएंगे नहीं, हम आपको बाद में फ़ोन करके बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम रहते क्लास में। अब देखिए जैसे अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 1 घंटे से, और इसमें न जाने कितने सारे फ़ोन आ चुके हैं, तो हम उस समय तो फ़ोन नहीं उठा नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद शाम के समय में आप लोगों से बात करने का जो समय होता है मेरे पास, शाम के समय 6 से 8 या फिर 6 से 9, जब जितना रात हो जाए हम आप लोगों से डेली हम बात कर लेंगे, ठीक है। शाम में इधर से हम कॉल बैक करके बात कर लेंगे, आप फ़ोन कर लीजिए, आप अपना मिस कॉल कर लीजिए, फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी करना है। और आपके पढ़ाई के अलावा जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं इस नंबर पे। और हमारे व्हाट्सएप में अब तक लगभग 35,000 यानी 35,000 स्टूडेंट, लोको पायलट का प्रॉपर स्टूडेंट, हमारा जो चैनल स्पेशली लोको पायलट के लिए है, क्योंकि हम उसी में बेहतर हैं, इसलिए हम उसमें पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ और डाउट रहेगी तो कमेंट कर लीजिए, या फिर हम मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।